हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। एमपी बोर्ड, दिल थाम के रखिए, आपका सैम्पल पेपर आ चुका है। सैम्पल पेपर में क्या है, आपका पैटर्न कैसे होने वाला है, कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के आएंगे, किस तरह से सॉल्व करना है, कितना लिखना है, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। एमपी बोर्ड, जैसा कि आपने कमेंट में कहा था कि एमपी बोर्ड का सैम्पल पेपर दीजिए, लीजिए मैं आपको सैम्पल पेपर बना के दे रहा हूँ। ये ऐसा सैम्पल पेपर है जो कि आपके ऑफिशियल पैटर्न को फॉलो करता है एमपी बोर्ड के, जिसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। ठीक है, आपके सैंपल पेपर में टोटल 23 सैंपल पेपर का मतलब होता है बोर्ड क्वेश्चन में टोटल 23 क्वेश्चन होंगे। और ध्यान में ये रखना, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के सारे क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगा। मतलब क्या होगा, आपके यहाँ पर दो क्वेश्चन मिलेंगे, हर दोनों में से एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा और मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलेंगे 80। यहाँ पर निर्देश लिखा हुआ, निर्देश का कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब ये हुआ अधिकतम आपको कितने नंबर का मिलेगा, 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा। तो सबसे अच्छी बात है एमपी बोर्ड में कि एमपी बोर्ड में 32 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, यानी कि यहाँ पर एमसीक्यूज भी होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, ट्रू फॉल्स होंगे और मैचिंग भी होता है। इस तरह का क्वेश्चन पेपर किसी दूसरे बोर्ड में नहीं बनता है, जैसे एमपी बोर्ड का बनता है बिल्कुल इजी पेपर। एक इजी पेपर आता है बिहार बोर्ड में, जहाँ पर 100 क्वेश्चन दिए होते हैं, एमसीक्यूज में 50 सॉल्व करने होते हैं, और यहाँ पर वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन एमसीक्यूज वगैरह ज़्यादा दे रखा था एमपी बोर्ड में। तो अगर हम निर्देश की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5, वो 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, ट्रू फॉल्स और मैचिंग होगा। 16 से ले 15 तक के क्वेश्चन आपको 2 नंबर वाले होंगे, जिसके आंसर आपको 30 शब्दों में लिखना है। 16 से 19 तक के क्वेश्चन आपके 3 नंबर वाले होंगे, जिसे 75 शब्दों में लिखना है। 20 से 23 के 4 प्रश्न होंगे, सॉरी 4 क्वेश्चन होंगे, जिसको आपको 120 शब्दों में लिखना है, और ये 4 नंबर वाले होंगे। सारे क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव होंगे वो आपको इंटरनल चॉइस वाले होंगे, यानी कि 2 क्वेश्चन रखे होंगे, 2 में से कोई एक करना होगा। शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की एमसीक्यूज से। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको 8 एमसीक्यूज मिलेगा, 1 नंबर का, यानी कि 8 नंबर का टोटल ये हो जाएगा। यानी कि पास होना एमपी बोर्ड में तो बिल्कुल इजी है, क्योंकि 32 तो है वस्तुनिष्ठ, इसमें 27 नंबर चाहिए होते हैं पास होने के लिए। हम बात करते हैं क्या, पहला क्वेश्चन अवसर लागत है। क्या चीज, त्याग की इकाइयों की संख्या, प्राप्त की गई इकाइयों की संख्या, या अगले श्रेष्ठ विकल्प की त्याग की लागत। तो आपका आंसर होगा अवसर लागत अगले श्रेष्ठ विकल्प की त्याग की लागत को कहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 2, गैर कर राजस्व क्या है, आयकर, लाभांश, निगम कर, इनमें से कोई नहीं। आयकर और निगम कर दोनों ही कर है, क्योंकि दोनों के पीछे कर लगा हुआ है। केवल लाभांश का मतलब होता है सार्वजनिक संस्थाओं के द्वारा प्राप्त होने वाला लाभ, तो ये लाभांश गैर कर राजस्व है, इसको नॉन टैक्स इसी बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट। हमारा राइट आंसर है बी। कीन्स के सिद्धांत का संबंध किससे है, ध्यान में रखना, ये रट्टा मारिए कुछ भी, ये आपको याद होना चाहिए। कीन्स के सिद्धांत का संबंध प्रभावपूर्ण मांग से होता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 4, बजट रेखा की प्रवणता ढाल। प्रवणता ढाल का मतलब बजट रेखा। देखिए बजट रेखा मतलब होता है वस्तु एक और वस्तु बी की कीमत, यानी कि दो वस्तु की कीमत का अनुपात ही बजट रेखा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट। भारत में रुपए 1 का नोट कौन निर्गमित करता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। भारत में रुपए 1 का नोट निर्गमित करने वाला कौन था, रुपए का नोट, जो जितने भी नोट होते हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही जारी करती है, जबकि जितने सिक्के होते हैं वो सारे सिक्के जो है वित्त मंत्रालय द्वारा जारी होता है। कौन सी लागत न्यून शून्य नहीं हो सकती, आपको बताना है कौन सी लागत शून्य नहीं हो सकती। तो आपको याद रखिएगा, स्थिर लागत कभी शून्य नहीं हो सकती, चाहे आपको उत्पादन बढ़े या घटे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्थिर लागत हमेशा जीरो उत्पादन से उतनी ही बनी रहती है जब तक दीर्घकाल में उसको बदला ना जाए। क्वेश्चन नंबर 7, व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, व्यक्तिगत मात्राओं से, सामूहिक ऋणों से, सामूहिक। देखो जब सामूहिक की बात करते हैं, सामूहिक का मतलब समष्टि, मतलब वो समष्टि अर्थशास्त्र का है, तो यहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब व्यक्तिगत मात्राओं से होता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे, आपको बताना है ये जो खाली जगह छोड़ा इसमें क्या आएगा। जीएसटी की मानक दरें क्या है, आपका आंसर होगा 18%। उत्पादन के कितने साधन होते हैं, उत्पादन के साधन कितने होते हैं, 5 होते हैं। 5 कौन कौन से होते हैं, इसमें 5 है आपका भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन तथा उद्यमी। कहीं कहीं 4 लिखा होता है, क्योंकि संगठन नहीं लिखा था। अगर संगठन को लेंगे तो उत्पादन के साधन कितने होते हैं, 5। पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता कैसी वस्तुएं बेचती हैं, इसका आंसर होगा पूर्ण प्रतियोगिता में एक विक्रेता में समरूप वस्तुएं बेचते हैं। कीमत उच्चावचन वाली प्रक्रिया किस अवस्था में वस्तु की कीमत उच्च मतलब ज़्यादा हो जाती है, तो वो होती है मुद्रास्फीति। कौन सी अवस्था में, मुद्रास्फीति की अवस्था में। राष्ट्रीय आय की गणना की कितनी विधियां होती हैं, राष्ट्रीय आय गणना की कितनी विधियां होती हैं,
3 विधियां होती हैं। और लास्ट वन M1 और M2 कैसी मुद्रा कहलाती हैं? इनको हम जो है संकुचित या संकीर्ण मुद्रा के नाम से संकुचित बोल सकते हैं, या फिर संकीर्ण, मतलब जिसको छोटा स्वरूप कहते हैं, इसमें छोटी छोटी चीज़ें शामिल होती है। ठीक है, ये हो गया आपका फिल इन द ब्लैंक 6। और मेरे ख्याल से फिल इन द ब्लैंक्स भरना आसान भी होता है, बस आपको डीपली थोड़ा पता होना चाहिए इसके बारे में। आगे हम बात करते हैं सत्य असत्य, तो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। मतलब आपको यहाँ पे ट्री लिखना है, सत्य लिखना है, या फिर आपको असत्य लिखना है। टी का मतलब होता है सत्य और असत्य का मतलब होता है फॉल्स, यानी कि एफ। निवेश को भौतिक पूंजी स्टॉक भी कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब। विदेशी निवेश विनिमय दर को फॉरेक्स दर भी कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब। गिफिन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है, बिल्कुल लागू नहीं होता। गिफिन वस्तुओं में मांग का नियम नहीं लागू होता है। स्थिर लागत को पूरक लागत भी कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब। परिवर्तनशील लागत शून्य हो सकती है, हाँ हो सकती है, ये भी सही है, टी पर सही। पूर्ण स्पर्धा में बड़ी संख्या में क्रेता विक्रेता होते हैं, बिल्कुल हाँ। पूर्ण रोजगार की आशा शून्य बेरोजगारी नहीं है, बिल्कुल सही है। पूर्ण रोजगार की आशा शून्य बेरोजगारी नहीं है, क्यों? क्योंकि इस अवस्था में भी ऐच्छिक बेरोजगारी पाई जाती है, यानी कि एक गलत है, बाकी सारे आंसर यहां पर सही है। बात करते हैं एमसीक्यूज, सॉरी सही मिलान की। सही जोड़े बनाइए। यहां पर आपको 6 पॉइंट मिलेंगे, हर एक पॉइंट जोड़ा बनाने के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, यानी कि 6 नंबर का होगा, 6 पॉइंट। प्रवाह, प्रवाह क्या है? मिलाना। एमपीएस क्या है? निम्न स्तर। ध्यान में रखिएगा, मैं तरीका बता दूं, अगर आपको एमपीएस का फुल फॉर्म पहले ही पता है, एमपीएस क्या होता है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति या सीमांत बचत प्रवृत्ति, या फिर एमपीएस का मतलब देखिए ऋणात्मक मोटी अनाज सीमांत उपभोग प्रवृत्ति दे रखा है, 1/MPC दे रखा है, निश्चित समय है, समय अवधि है, C/Y है। तो यहां पर एपीसी का मतलब C/Y, जो आपको पहले आता है वो लिखिए। ठीक है। बजट रेखा की प्रवणता कैसी होती है? बजट रेखा की प्रवणता हमेशा कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। निम्न स्तरीय वस्तु कौन सी है? मोटा अनाज है। स्टॉक कैसा होता है? निश्चित समय पर मापा जाता है। एमपीएस का मतलब क्या होता है? एमपीएस का उल्टा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होता है। और बताना यहाँ पर प्रवाह क्या है? प्रवाह का समय अवधि का होता है। ये हो गया आपका राइट में। तो जो आपको पहले आता है उसको मैच कर दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। मैचिंग करने के आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं 1 नंबर वाले क्वेश्चन। यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन आपको 10 शब्दों के अंदर आंसर देना है, या फिर एक शब्द में आंसर देना है। जैसे क्वेश्चन का त्रुटि और लोप किसे कहते हैं? गणना मूल्य और वास्तविक मूल्य के अंतर को त्रुटि और लोप कहते हैं। मतलब क्या है? किसी वस्तु का वास्तविक मूल्य 100 रुपये है और गणना हमने किया है तो 120 रुपये आया, इसका मतलब बीच का अंतर कितना है? 20, तो इसको मतलब त्रुटि और लोप कहते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य को हम MSP बोलते हैं, मार्जिनल सपोर्ट प्राइस, यानी कि ये निर्धारित किया जाता है सरकार के द्वारा। राष्ट्रीय गणना की विधियों का नाम बताइए। इस 1 नंबर के हिसाब से राष्ट्रीय गणना की 3 विधियां होती हैं, उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। उत्पाद विधि को मूल्य वृद्धि विधि के नाम से भी जाना जाता है। मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? जब मांग और आपूर्ति में असंतुलन पैदा होता है और वस्तु की कीमतें बढ़ जाती है, उस स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। कि यहाँ पर कीमतों में वृद्धि, कीमतों में इस वृद्धि को ही मुद्रास्फीति कहते हैं। मतलब एक ऐसी अवस्था जब मांग ज़्यादा हो और पूर्ति कम हो, उस स्थिति में मांग ज़्यादा होने की स्थिति में वस्तु की कीमतें बढ़ जाती हैं, यानी कि अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमतें बढ़ जाती हैं, उसी को ही मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है? यानी कि MPC किसे कहते हैं? आय में अगर परिवर्तन हुआ, उसकी अवस्था में उपभोग में जो परिवर्तन होता है उसके अनुपातिक संबंध को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। और इसको सिंपल सा एक फार्मूला ΔC/ΔY के रूप में लिखा जाता है। प्रत्याशित निवेश क्या है? जब उद्यमकर्ता को अपनी बिक्री बढ़ाने या वस्तु की सेवाओं की कीमत बढ़ाने की आशा होती है तो वे अपने वस्तुओं के भंडार को बढ़ाते हैं। जिसे प्रत्याशित मतलब भविष्य में आय अर्जित करना है, भविष्य में लाभ बढ़ाना है, इसके लिए भविष्य की लाभ बढ़ाने के लिए वर्तमान में जो निवेश करते हैं वो प्रत्याशित निवेश के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जैसे कि मैंने कहा था, क्वेश्चन नंबर 6 हर एक क्वेश्चन में आप चॉइस होगा, लेकिन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना होगा। मैं सभी क्वेश्चन के आंसर आपको दे रहा हूं। उच्चतम निर्धारित सीमा किसे कहते हैं? किसी वस्तु अथवा सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित कीमत की ऊपरी सीमा को उच्चतम निर्धारित, एक ऐसी सीमा जिससे ज़्यादा आप
जिसको उससे ज़्यादा कीमत पर बेचा नहीं जा सकता है, उसे उच्चतम निर्धारित सीमा कहते हैं। सरकार के द्वारा किया न्यूनतम सीमा भी और अधिकतम सीमा भी सरकार निर्धारित करती है। ये कीमतें आवश्यक वस्तुओं पर लागू होती है। जैसे अगर सरकार ने तय किया कि नमक 1 केजी 30 रुपये से ज़्यादा के हिसाब से नहीं बेचा सकता, तो कोई भी कंपनी 30 रुपये से ऊपर इसको नहीं बेच सकती। या फिर इसकी जगह चॉइस आपको मिलेगा। अदृश्य हाथ किसे कहते हैं? अदृश्य हाथ एक अदृश्य तंत्र को संदर्भित करता है। दृश्य का मतलब जो दिखाई नहीं पड़ता लेकिन फिर भी काम करता हुआ होता है, जो संसाधनों की आपूर्ति और मांग के बीच संतुलन बनाए रखता है। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि कोई एक अदृश्य बल यहाँ काम करता है जो इन व्यक्तियों के लाभ की प्रवृत्ति को समाज के लाभ में बदल देता है। उसे अदृश्य हाथ कहते हैं। मतलब जो मांग और पूर्ति को संतुलन बनाए रखता है किसी ना किसी तरीके से, उसको अदृश्य हाथ के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बाजार संतुलन कीमत किसे कहते हैं? बाजार की वह स्थिति जहां पर किसी वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति आपस में बराबर होती है, उस स्थिति को बाजार संतुलन की स्थिति कहते हैं। या फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसकी जवाब आंसर दे सकते हैं। श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पादक किसे कहते हैं? श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पादक, श्रम की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से जो अतिरिक्त लाभ मिलता है उसे सीमांत प्राप्ति तथा सीमांत उत्पाद के गुणनफल के बराबर होता है। इसे श्रम का सीमांत संप्राप्ति मतलब एक श्रम जितनी अतिरिक्त इकाई का उपयोग करता है जिससे लाभ में जो वृद्धि होती है उसे ही श्रम संप्राप्ति के नाम से जाना जाता है। और इसको शॉर्टकट में हम जो है W के थ्रू शो करते हैं। उपभोग वस्तुएं किसे कहते हैं? ऐसी वस्तुएं जिसका उपभोक्ता अंतिम रूप से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपभोग कर लेता है, उसे उपभोग वस्तुएं कहते हैं। या फिर देखिए 2 नंबर में बहुत ज़्यादा लंबा नहीं जाना, 2 या 3 लाइन में इसके आंसर को कंप्लीट करना है आपको। इसकी जगह पर उपभोग की जगह पूछा गया पूंजीगत वस्तुएं किसे कहते हैं? पूंजीगत वस्तुएं उन अचल या मूर्त संपत्तियों के रूप में जाना जाता है जो किसी व्यवसाय द्वारा तैयार उत्पादों या उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन के लिए खरीदी जाती है। जैसे मशीनें हो गई, जैसे भवन हो गया, ठीक है ना, जैसे दूसरे औजार हो गए, ये सब पूंजीगत वस्तुओं के नाम से जानते हैं क्योंकि इनकी सहायता से हम अंतिम वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। व्यक्तिगत आय किसे कहते हैं? व्यक्तिगत आय यानी कि पर्सनल इनकम। व्यक्तिगत आय का तात्पर्य किसी व्यक्ति की विभिन्न स्रोतों जैसे मजदूरी, निवेश, उद्यम, आय के अन्य स्रोतों से हुई कुल कमाई से है। व्यक्तिगत आय का मतलब होता है किसी व्यक्ति को वास्तविक रूप से प्राप्त होने वाली आय जो वो विभिन्न स्रोतों से अर्जित करता है, उसे व्यक्तिगत आय के नाम से जानते हैं। इसमें किसी प्रकार की सरकारी प्राप्तियां शामिल नहीं होती है। या फिर इसकी जगह दूसरा क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं आप, निवल राष्ट्रीय उत्पादन किसे कहते हैं? नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? निवल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास घटा के की जाती है। मतलब अगर आपके पास जीडीपी दे रखा है और एनएनपी प्राप्त करना है, इसका मतलब इसमें से हम मूल्यह्रास को घटा देंगे और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ देंगे। साथ ही साथ शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को भी इसमें क्या कर दिया जाता है? घटा दिया जाता है। एसएलआर किसे कहते हैं? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसको हिंदी पूरा नाम होता है इसका सांविधिक तरलता अनुपात। ये वैधानिक तरलता अनुपात या सांविधिक वैधानिक एक ही बात है। यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो तरलता का प्रबंधन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियोजित एक मौद्रिक उपकरण है। यह दर है जिसके अनुसार प्रत्येक बैंक को अपने पास अपनी कुल जमा का एक निश्चित भाग रखना ही पड़ता है, चाहे वो कैश में हो चाहे किसी दूसरे भाग रूप में हो। या फिर इसकी जगह दूसरा आंसर दीजिए। उच्च शक्तिशाली मुद्रा क्या है? उच्च शक्तिशाली मुद्रा वह है जो जनता के पास करेंसी के रूप में, बैंकों के सुरक्षित कोष के रूप में तथा केंद्रीय बैंक के पास अन्य जमा के रूप में सुरक्षित होती है। उच्च शक्तिशाली मुद्रा केंद्रीय बैंक और सरकार द्वारा सृजित की जाती है, जबकि जनता और बैंकों द्वारा धारित की जाती है। मतलब केंद्रीय बैंक और सरकार मिलकर उसको सृजन करते हैं और जनता और बैंक उसको क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं, उसको एक्सचेंज करने का काम करते हैं। इसे हम उच्च शक्तिशाली मुद्रा के नाम से जानते हैं। उपभोग फलन किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था में आय और उपभोग के फलनात्मक संबंध को उपभोग फलन कहते हैं। यानी कि किसी भी अर्थव्यवस्था में कितनी वस्तुओं का उत्पादन हुआ, ठीक है, सॉरी, अर्थव्यवस्था में कितनी आय का सृजन हुआ और आय के सृजन से कितनी उपभोग हुई, उसी को आय और उपभोग के बीच के संबंध को उपभोग फलन के नाम से जानते हैं। समग्र मांग के 2 घटक लिखिए, ये ऑप्शनल है इसका। समग्र मांग के घटक कौन कौन से होते हैं?
एक होता है उपभोग व्यय, निवेश व्यय, यानी कि यहाँ पर बात कर सकते हैं समग्र मांग बराबर सी प्लस आई। सी का मतलब होता है उपभोग व्यय और आई का मतलब होता है निवेश व्यय। घरेलू क्षेत्र द्वारा अपनी आवश्यकताओं पर किए जाने वाला व्यय उपभोग व्यय होता है, जबकि उत्पादक क्षेत्र द्वारा उत्पादन कार्य के लिए किया गया व्यय अपना निवेश व्यय कहते हैं। दोनों के बराबर व्यय को जोड़ के समग्र मांग की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 12, न्यून मांग के दो कारण लिखिए। सरकार द्वारा करेंसी की पूर्ति में कमी करने अथवा बैंकों द्वारा साख निर्माण को हटा देने के कारण देश में कुल मुद्रा की पूर्ति में कमी होती है। जब एक ऐसी अवस्था जब मांग की तुलना में पूर्ति ज़्यादा होती है, यानी कि एक ऐसी स्थिति जहाँ सामूहिक मांग कम होता है, सामूहिक पूर्ति ज़्यादा होती है, उस स्थिति को न्यून मांग। और न्यून मांग के दो प्रमुख कारण हैं, सरकार के द्वारा पूर्ति में कमी कर लेना या बैंक दर में वृद्धि होना। जैसे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति घट जाती है, मुद्रा कम हो जाती है, यानी कि मांग भी कम हो जाती है। या फिर इसकी जगह दूसरा क्वेश्चन है, अत्यधिक मांग का क्या अभिप्राय है। अत्यधिक मांग या अधिक मांग, इसको हम बोलते हैं एक्सेस डिमांड। यदि अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति में संतुलन अपूर्ण रोजगार के बाद होता है, मतलब एक ऐसी स्थिति जहां सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, उस स्थिति को हम अत्यधिक मांग के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रभावपूर्ण मांग क्या है। अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति जहां पर सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति आपस में बराबर होता है या एक दूसरे को विभाजित करते कुछ इस तरह से होता है। ये हो गया सामूहिक पूर्ति, ये हो गया सामूहिक मांग। जिस बिंदु पर दोनों आपस में एक दूसरे को काटते हैं उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, प्रभावपूर्ण मांग के नाम से जानते हैं। या फिर दूसरा क्वेश्चन है, सेटेलिस परिभाष की मान्यता किसे कहते हैं। सेटेलिस परिभाष का शाब्दिक अर्थ होता है अगर अन्य बातें पूर्व रहे। अगर आपने कई सारे नियम पढ़े, मांग का नियम पढ़ते अन्य बातें समान रहे। आपने जो है पूर्ति का नियम पढ़ा, इसमें लिखा हुआ अन्य बातें समान रहे, मतलब ये एक लैटिन मुहावरा होता है। सेटिस का मतलब होता है कि हम जिस चीज़ की बात करें केवल उसी को देखना है, बाकी दूसरी चीज़ों को नहीं देखना है। दूसरी वस्तुएं जो इफेक्ट करती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उस स्थिति को सेटेलिस परिभाष के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था, जिसको दूसरे नाम से हम पूंजीगत अर्थव्यवस्था के नाम से कहते हैं, एक आर्थिक योजना है जिसमें उत्पादन, निवेश और उपभोक्ताओं के वितरण के बारे में निर्णय मांग और आपूर्ति बलों के द्वारा नहीं किया जाता है। कि बाजार के द्वारा जहां पर वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है, सारे संपत्तियों पर बाजार का अधिकार होता है, उस स्थिति को बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। या फिर दूसरा क्वेश्चन इसमें ज्वाइन कर सकते हैं आप, सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण किसे कहते हैं। सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत हम ये अध्ययन करते हैं कि विभिन्न कार्यविधियां किस प्रकार कार्य करती हैं। उदाहरणतः जब हम कहते हैं कीमत बढ़ने की मांग की मात्रा कम हो जाती है और कीमत कम होने पर मांग की मात्रा बढ़ जाती है, सो सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण के नाम से जानते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, लाभ किसे कहते हैं। लाभ का मतलब जानते ही हैं कि लाभ क्या होता है, आगम और लागत के बीच का अंतर होता है लाभ। लाभ का मतलब होता है, उसे साधारण बोलचाल में हम जिसे लाभ कहते हैं वो अर्थव्यवस्था से कुल लाभ के नाम से जाना जाता है। मतलब एक अर्थव्यवस्था के द्वारा बिक्री की गई इकाइयों से प्राप्त राशि, जिसको हम आगम कहते हैं, और उस वस्तु के उत्पादन में लगने वाले लागत, इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसे लाभ या कुल लाभ के नाम से जानते हैं। मतलब जो आय की प्राप्ति होती है, आय में से व्यय को घटा देंगे तो जो प्राप्त होगा वही क्या होगा, लाभ होगा। या फिर इसकी जगह दूसरा क्वेश्चन अटेंड कीजिए, औसत उत्पाद किसे कहते हैं। उस परिवर्तनशील साधन के प्रत्येक इकाई उत्पादन को औसत उत्पादन कहते हैं। मतलब साफ है कि किसी भी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, उत्पादन के लिए जो भी वस्तु का उत्पादन, उसको प्रति इकाई उत्पादन से मान भाग कर देंगे तो औसत उत्पादन। यानी कि अगर हम औसत उत्पादन निकालना है तो कुल उत्पादन को उत्पादन की इकाइयों से हमें क्या कर देना, भाग कर देना होगा। प्रति इकाई साधन के उत्पादन मूल्य को औसत उत्पादन, एवरेज प्रोडक्शन यानी कि एपी के नाम से जाना जाता है। आप क्वेश्चन नंबर 16 बात करते हैं। ये क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, इसका लगभग 70 या 75 शब्दों के आसपास देना होता है, थोड़ा सा लंबा। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में 3 संबंध लिखिए। अगर दोनों के बीच में हम संबंधों की बात करते हैं, सबसे पहला संबंध होता है जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक है, चाहे वो घट रही हो, तब कुल उपयोगिता बढ़ती हुई होती है। ठीक है। जबकि जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, और जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है तो कुल उपयोगिता मानी घटने लगती है। कुछ इस तरह से होता है।
कुल उपयोगिता, और ये है सीमांत। जब तक सीमांत उपयोगिता ऊपर है पॉजिटिव में, हमारा कुल उपयोगिता बढ़ रहा होता है। जैसे सीमांत उपयोगिता जीरो हो गया, कुल उपयोगिता हमारा सबसे ज़्यादा होता है। जैसे सीमांत उपयोगिता माइनस में चला जाता है, कुल उपयोगिता भी हमारी गिरने लगती है। इनके बीच में ये तीन प्रमुख संबंध है, ध्यान में रखना इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ऑप्शनल क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। पूर्णतः लोजदार तथा पूर्णतः बेलोजदार मांग को संक्षेप में समझाइए। 2 पॉइंट है, हर एक पॉइंट आपको 1.5 का मिलेगा। पहले पढ़ लेते हैं पूर्णतः बेलोजदार मांग। एक ऐसी स्थिति जहां पर कीमत में परिवर्तन होने के बावजूद वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसी स्थिति में जो ईडी होता है, मान लीजिए कीमत में परिवर्तन हो रहा है 10% और पूर्ति में परिवर्तन मांग में परिवर्तन हो रहा है 0, तो 0 को 10 से भाग कर देंगे, 0 ही आएगा। इसका मतलब ऐसी स्थिति में कि डेल्टा क्यू अपन क्यू इक्वल टू 0 होता है। जबकि दूसरी तरफ पूर्णतः लोजदार की बात किया जा रहा है। एक ऐसी स्थिति जहां पर कीमत में बहुत ही कम परिवर्तन होता है, उसके बावजूद भी वस्तु की कीमत में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है। मान लीजिए एक कार है, कंपनी ने घोषणा किया भाई कार की कीमत को हम 50,000 रुपये से कमाने वाले हैं। जो कार पहले 1 लाख कार बिकते थे, अब वो कार की सेलिंग बढ़ के 1,50,000 होगी, केवल इसलिए क्योंकि 50,000 रुपये का छूट दिया गया। मतलब कीमत में कम परिवर्तन होने के बावजूद वस्तु की कीमत में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है, तो उस स्थिति को पूर्णतः लोजदार मांग कहते हैं। यहाँ पर नॉर्मली हम समझते हैं कि कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न तालिका में कुल संप्राप्ति, सीमांत संप्राप्ति और औसत संप्राप्ति का परिकलन कीजिए। मतलब आपको निकालना है टीआर, आपको निकालना है एमआर और आपको निकालना है एआर। तो ध्यान में रखना कुल संप्राप्ति निकालना है, बेची की मात्रा दे रखा है हमारे पास, और वस्तु की बाजार कीमत क्या है 10 रुपये प्रति इकाई। तो बाजार कीमत स्थिर है 10 रुपये, तो हर इसमें 10 और 0 तो कितना हो जाएगा 0, 10 से गुणा कर दिए, क्योंकि कुल संप्राप्ति बराबर वस्तु की बेची गई प्राप्ति, मतलब वस्तु की प्रति इकाई कीमत होती है। कीमत बेची की इकाइयाँ है, कीमत 10 है, तो ये हो गया 10, 10 दूनी 20, 30, 40, 50 और ये हो गया 60। अब निकालेंगे सीमांत संप्राप्ति। इसका फॉर्मूला होता है एम आर बराबर TRN माइनस TRN-1, यानी कि जिस यूनिट का हमें सीमांत आगम निकालना उसी यूनिट के कुल लागत में से ठीक ऊपर वाले को माइनस कर देंगे। जब बेची की मात्रा 0 है तो ना MR होगा ना AR होगा। अब कुल संप्राप्ति अगले वाले से ऊपर वाले को माइनस 10 से 0 को माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 10, 20 से 10 को माइनस कर देंगे 10, और ये सबका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। जबकि औसत संप्राप्ति की बात करते हैं, AR की बात करते हैं, इसका फार्मूला होता है TR/Q। तो TR है 0 को 0 से भाग करेंगे कुछ नहीं आएगा डैश, 10 को 1 से भाग करेंगे 10, 20 को 1 से भाग कर 2 से भाग करेंगे 2, 10, 30 को 3 से भाग करेंगे 10, 40 को 4 से भाग करेंगे 10, 50 को 5 से भाग करेंगे 10 और 60 को 6 से भाग करेंगे तो 10 आ जाएगा। ये सिंपल फिल करना, और इतना फिल करने के आपको 3 नंबर मिल जाएगा। या फिर आप डायरेक्टली दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो लाभ अधिकतमीकरण की 3 शर्तें लेगी। लाभ अधिकतम मतलब एक ऐसी स्थिति जहां पर एक फर्म का क्या होता है संतुलन होता है, एक फर्म जो है बिल्कुल समान अवस्था में आती है। तो अर्थव्यवस्था में लाभ अधिकतम तभी होगा जब ये 3 प्रमुख शर्तें होगी। नंबर 1, वस्तु की लागत मूल्य सीमांत लागत के बराबर होना चाहिए, यानी कि किसी भी वस्तु की सीमांत लागत उस वस्तु की सीमांत लागत के बराबर होनी चाहिए, तभी लाभ सबसे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट, सीमांत क्यों पर 0 पर घटती नहीं होनी चाहिए, सीमांत घटना हुआ नहीं ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होना चाहिए। और उसके बाद एक ऐसा पॉइंट जहां पर AR और MR आपस में बराबर होना चाहिए कि MR = MC आपस में बराबर होना चाहिए। उस स्थिति को लाभ अधिकतमकरण की स्थिति के नाम से जानते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, ये भी 3 मार्क्स का होगा। भारतीय रिजर्व बैंक की किस भूमिका को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है? आंसर आपके सामने लिखा है, मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अंतिम ऋणदाता का मतलब होता है जब किसी वाणिज्यिक बैंक को या व्यापारिक बैंक को किसी भी सोर्स से किसी भी तरह से ऋण की प्राप्ति नहीं होती है, तो रिजर्व बैंक यानी कि RBI की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो अपने देश के वाणिज्यिक बैंकों की फंड की जरूरत को पूरा करे। अब अंतिम रूप से वही पूरा करता है, इसलिए इसको अंतिम उपाय
या अंतिम ऋणदाता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि प्रत्येक व्यापारिक बैंक अपने जमा राशि का एक हिस्सा आरबीआई के पास जमा करता है। तो ऐसे में आरबीआई की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि समय पर जब उनकी ज़रूरत हो तो उनको एक्स्ट्रा फंड प्रोवाइड कराया जाए। या फिर क्वेश्चन है, मुद्रा पूर्ति के नियंत्रण की 3 नीतिगत उपकरण। मुद्रा पूर्ति के नियंत्रण की बहुत सारे उपाय हैं। नीतिगत की वजह प्रमुखता 2 प्रमुख नीतियां बनती हैं, मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति। मौद्रिक नीति जो केंद्रीय बैंक के द्वारा बनाया जाता है और राजकोषीय नीति सरकार के द्वारा बनाया जाता है। तो नॉर्मली हम बात करते हैं केंद्रीय बैंक मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक उपकरणों के मिश्रण का उपयोग करता है। मात्रात्मक उपकरण की बात करते हैं जिसमें नगद आरक्षित अनुपात, बैंक दर, खुले बाजार का संचलन के माध्यम से धन आपूर्ति को आकार को प्रबंधित किया जाता है। गुणात्मक के आधार पर नैतिक दबाव डाला जाता है। मार्जिन आवश्यकताएं अन्य तरीके के माध्यम से ही ऋणों को हतोत्साहित या प्रोत्साहित किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा जब हम क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुओं में अंतर लिखिए। 3 नंबर का है तो 3 पॉइंट तो लिखना ही। स्थानापन्न वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती है जिनका उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है, जबकि पूरक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती है जिनका प्रयोग किसी निश्चित कार्य के लिए एक साथ किया जाता है। ध्यान रखना, एक वस्तु की कीमत दूसरी वस्तु की मांग के बीच यहाँ पर धनात्मक संबंध होता है, यानी कि एक वस्तु की कीमत में कमी होगी तो दूसरी वस्तु की मांग भी कम हो जाएगी। एक वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो दूसरी वस्तु की मांग भी बढ़ेगी, जबकि पूरक वस्तुओं में एक वस्तु की कीमत का दूसरी वस्तु की मांग के बीच में ऋणात्मक संबंध होता है। जब हम स्थानापन्न वस्तु की उदाहरण की बात करते हैं, इसमें चाय और कॉफी, और जब पूरक वस्तुओं की बात करते हैं चाय और चीनी। देखिए, या तो आप चाय पियेंगे या फिर कॉफी पियेंगे, चाय की जगह कॉफी या कॉफी की जगह चाय। जबकि जब चाय की बात करते हैं, बिना चीनी की चाय नहीं बनती है, वो शुगर मरीजों के लिए बन सकती है, वो अलग बात है, एक्सेप्शनल है। तो चाय और चीनी का बहुत ही अहम रोल है। या फिर इसकी जगह ऑप्शनल क्वेश्चन है, किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक, क्योंकि 3 नंबर में है तो 3 पॉइंट लेके उसको एक्सप्लेन जरूर करना है, एक लाइन या 2 लाइन में। तो प्रमुख 3 कारक है, यानी कि वस्तु की कीमत, अगर वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग कम हो जाती है, वस्तु की कीमत घटती है तो मांग बढ़ जाती है। संबंधित वस्तु की कीमतें, जैसे कि मैंने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में कहा, किसी वस्तु की संबंधित कीमतें बढ़ने घटने का वस्तु की मांग पर भी प्रभाव पड़ता है। उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो मांग भी बढ़ेगी, घट जाती है तो मांग भी कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, टेबल फिल करना है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक फर्म का अल्पकाल एंड सीमांत लागत अनुसूची निम्नलिखित दिया हुआ। अल्पकाल में सीमांत लागत दे रखा है, यानी कि एमसी दे रखा है। फर्म की कुल स्थिर लागत 100 है, कुल स्थिर लागत मतलब टीएफसी। तो फर्म की कुल परिवर्तनीय लागत यानी कि टीवीसी, अल्पकालीन औसत लागत यानी कि एसी की गणना करनी है। तो सीमांत लागत दिया हुआ यानी कि एमसी आपके पास है, तो आपसे कहा गया है कि भैया ज्ञात करो कुल परिवर्तनीय लागत टीवीसी और अल्पकालीन औसत लागत यानी कि एसी। तो टीसी फार्मूला नॉर्मली क्या होता है, टीवीसी कैलकुलेट हम एमसी से कर सकते हैं, यानी कि समेशन एमसी कर देंगे, एमसी को आपस में जोड़ देंगे। तो पहले यूनिट पे कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी डैश कर दीजिए या 0 कर दीजिए, कि 0 आउटपुट पर हमारा टीवीसी हमेशा 0 होता है। अगले वाले में सीमांत लागत 500 है तो क्रॉस ऐड कर देगी, ये हो गया 500। 500 में 300 ऐड कर देंगे, 800 में 200 का ऐड कर देंगे, 1000 और 3 ऐड कर देंगे, 1300 में 500 ऐड कर देंगे और 1800 में 800 ऐड कर देंगे, ये हो गया 2600। ये हो गया टीवीसी, एक हो गया। अब हमसे क्या है औसत लागत, भाई औसत लागत का फार्मूला होता है AC इक्वल टू TC अपॉन Q। तो बिना टीसी के एसी कभी नहीं आएगा, तो टीसी निकालना पड़ेगा, और टीसी निकालने का फार्मूला होता है टीसी इक्वल टू होता है टीएफसी प्लस टीवीसी। टीसी तो दे रखा है तो टीवीसी वो टीएफसी चाहिए। 0 यूनिट पर देखिए टीवीसी हमारे पास, टीएफसी दे रखा है ऊपर। 0 यूनिट पर जो भी खर्चा होता है वो कुल स्थिर लागत होता है, तो यहाँ से हम निकालेंगे कुल स्थिर लागत यानी कि टीएफसी, सभी यूनिट पर लिख लीजिए 100, क्योंकि ये बदलता नहीं है, स्थिर होता है, यही रहता है। जब टीएफसी आ गया तो अब निकालेंगे टीसी कुल लागत यानी कि टीवीसी और टीएफसी का टोटल 0 और 100 का टोटल 100 हो गया, 100 और 500 का टोटल हो गया 600, 800 और 1 900, 1000 और 1 1100, 1300 और 1 1400, 18 और 1 1900 और ये 2600 और 1 2700। अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है टीसी को क्यू से,
तो हमें AC मिल जाएगा। 100 को 0 से डिवाइड करेंगे, ये इन्फिनिटी आएगा, डिवाइड नहीं होगा। 600 को 1 से डिवाइड करेंगे, ये 600 ही आएगा। 900 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये 4500 आ जाएगा। 1100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 9, बचेगा 2, 3 6 18, 3 6 18, सॉरी ये 4500 होना चाहिए, मैंने 45 450, ठीक है। 366.66 आता चला जाएगा। फिर 1400 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 12, बचेगा 2, 4 5 20। 1900 को 5 से डिवाइड करेंगे, ये हो गया 5 3 15, 5 8 40। और 27 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 चक 24, बचेगा 3 6 5 30। ये हमारा TBC और AC, इन दोनों को फिल करने के लिए हमें इन दोनों को एक्स्ट्रा कैलकुलेट करना पड़ता है, इसलिए ये 4 नंबर का हो गया, ठीक है। या फिर इसकी जगह हम दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं, कुल परिवर्तनीय लागत और कुल स्थिर लागत में 4 अंतर लिखिए, क्योंकि 4 नंबर में तो 4 अंतर तो लिखना ही पड़ेगा। कुल स्थिर लागत यानी कि TFC, कुल परिवर्तनशील लागत यानी कि TVC। स्थिर, सबसे पहले संबंध, स्थिर लागतों का संबंध अल्पकाल में उत्पादन के स्थिर साधनों से होता है, जबकि परिवर्तनशील लागतों का संबंध परिवर्तनशील साधनों से, यानी कि परिवर्तनशील साधनों के लिए किया गया व्यय परिवर्तनशील लागत के नाम से जाना जाता है। प्रभाव, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का स्थिर लागत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उत्पादन बढ़े या घटे, स्थिर लागत अपनी जगह पर स्थिर रहती है। जैसे मकान का किराया, आपकी दुकानदारी हो रही है नहीं हो रही, फर्क नहीं, आपको किराया तो टाइम से देना ही पड़ेगा। परिवर्तनशील लागत, उत्पादन की मात्रा परिवर्तित होने पर परिवर्तनशील लागतें भी परिवर्तित हो जाती है, ध्यान में रखना। परिवर्तनशील लागत हमेशा उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है। अल्पकाल में उत्पादन बंद होने पर स्थिर लागतें वहन करनी पड़ती हैं। उत्पादन बंद हो या शुरू हो, इससे स्थिर लागत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि अगर अल्पकाल में उत्पादन बंद हो जाती है तो परिवर्तनशील लागत भी शून्य हो जाता है। कुल लागत में से परिवर्तनशील लागतें घटाने पर स्थिर लागत की प्राप्ति होती है, जबकि कुल लागत में स्थिर लागतें के घटाने पर परिवर्तनशील लागतों की प्राप्ति होती है। 4 प्रमुख अंतर है, ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 21, 4 नंबर का ये, राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय में भेद कीजिए, अंतर बताइए। भेद मतलब अंतर होता है, यहाँ पर भी 4 नंबर का, तो 4 पॉइंट तुमको लिखना ही है। राजस्व व्यय से सरकार को आय प्राप्त नहीं होती है, जबकि पूंजीगत व्यय से सरकार को आय की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे व्यय होते हैं, जैसे मान लीजिए पूंजीगत व्यय की अगर बात करते हैं, आय की प्राप्ति कैसे होती है। सरकार ने जो है क्या बना दिया, सरकार ने रोड बनवा दिया, हाईवे बना दिया, तो पूंजीगत व्यय खर्चा होगा, लेकिन रोड बनाने के बाद उसके बाद टैक्स का कलेक्शन होगा, जो कि व्यय बताता, आय की प्राप्ति करवाता है। राजस्व व्यय अधिक मात्रा में नहीं किए जा सकते, क्योंकि पूंजीगत व्यय की मात्रा अधिक होती है। राजस्व व्यय का निर्माण कार्य नहीं किया सकता, जबकि पूंजीगत व्यय निर्माण कार्य में किया जाता है। जैसे मैंने बताया, रोड का निर्माण कार्य होता है। राजस्व व्यय में सरकार निजी संपत्तियों का निर्माण होता है, जबकि पूंजीगत में सड़क, पुल, भवन, सार्वजनिक संपत्तियों का निर्माण होता है। ओके, या फिर इसकी जगह दूसरा क्वेश्चन है, घाटे के बजट से क्या अभिप्राय है, इनके विभिन्न प्रकारों को व्याख्या कीजिए। घाटे का बजट मतलब एक ऐसा बजट जहां पर बजट का खर्च उसकी आय से अधिक होता है, मतलब सरकार का बजट व्यय इज ग्रेटर देन सरकार की बजट प्राप्तियों से। जब बजट घाटे की प्रकार की बात करते हैं, 3 प्रकार का बजट घाटा होता है, जिसमें पहला है राजकोषीय घाटा, दूसरा होता है राजस्वीय घाटा, तीसरा होता है प्राथमिक घाटा। राजकोषीय घाटा क्या है? एक वर्ष में उधारों को छोड़कर कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय की अधिकता को परिभाषित किया जाता है। इसका मतलब ये होता है, अगर कुल व्यय में राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों आता है, जबकि इसमें कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियां और उधार को छोड़ के अन्य पूंजीगत प्राप्तियों, इन दोनों के अंतर को राजकोषीय घाटे के नाम से जानते हैं। इसमें उधार को शामिल नहीं करता है। क्यों? राजकोषीय घाटा ही उधार होता है। राजकोषीय घाटा ही बताता है कि सरकार को अपनी घाटे की पूर्ति के लिए कितना उधार लेना पड़ेगा। दूसरा है राजस्व व्यय या राजस्व घाटा। जब सरकार का राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से ज्यादा होता है, उस स्थिति को राजस्व घाटा कहते हैं। इसमें पूंजीगत व्यय या पूंजीगत प्राप्तियों को शामिल नहीं किया जाता है। तीसरा है प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटे को चालू वर्ष का राजकोषीय घाटा कहा जाता है, जो पिछले उधारों पर लंबित ब्याज भुगतान से घटाया जाता है। तो इसका मतलब होता है, जो भी हमने राजकोषीय घाटा प्राप्त किया उसमें से कितना ब्याज भुगतान किया है, उसको घटाने के बाद जो नेट अमाउंट आएगा उसी को ही प्राथमिक घाटे के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन में अंतर बताना है 4।
जब हम भुगतान संतुलन की बात करते हैं, भुगतान संतुलन एक निर्दिष्ट समय अवधि जैसे कि एक तिमाही या एक वर्ष में एक देश बाहरी दुनिया के सभी प्रकार के लेन देनों को शामिल किया जाता है, जबकि व्यापार संतुलन में केवल वस्तुओं के निर्यात आयात को शामिल किया जाता है। मतलब साफ है, यहाँ पर क्या चीज, यहाँ पर अन्य दूसरे प्रकार की वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है। दूसरा, भुगतान संतुलन में दृश्य वस्तुएं, अदृश्य वस्तुएं, एक तरफा हस्तांतरण सब कुछ शामिल होता है, जबकि व्यापार संतुलन में केवल और केवल दृश्य वस्तुओं को शामिल किया जाता है, अन्य वस्तुओं को नहीं। पूंजीगत प्रकृति की सभी लेन देन भुगतान संतुलन में शामिल होती हैं। व्यापार संतुलन में केवल और केवल सामान्य वस्तुओं को शामिल किया जाता है। पूंजीगत प्रकृति की सभी लेन देन भुगतान संतुलन में शामिल होता है, पूंजीगत प्रकृति वस्तु को भुगतान संतुलन में शामिल नहीं किया जाता है, ध्यान रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान ये रखेंगे, भुगतान संतुलन एक व्यापार अवधारणा है, यानी कि बड़ा है जो हमेशा संतुलित रहता है, जबकि व्यापार संतुलन एक संकीर्ण अवधारणा है जो संतुलित असंतुलित भी हो सकती है। ओके, या फिर इसकी जगह हम दूसरा क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। स्थिर विनिमय दर के दो गुण या दो दोष, मैंने आपको तीन बताया। स्थिर विनिमय दर के गुण क्या होता है? स्थिर मतलब एक ऐसा विनिमय दर जिसका निर्धारण सरकार के द्वारा या सरकारी एजेंसी के द्वारा किया जाता है, खासकर केंद्रीय बैंक। यह भविष्य की विनिमय दर के बारे में निश्चिंतता प्रदान करता है, क्योंकि यह निश्चित होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाता है। दूसरा, इस प्रणाली में अफवाह संबंधी गतिविधियों का कोई भी स्वरूप नहीं मिलता है, क्योंकि इसका नियंत्रण मौद्रिक अधिकारियों के द्वारा कर लिया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय निवेशों को प्रोत्साहित करती है, लंबी अवधि तक पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करती है। लेकिन इसके गुण हैं, कुछ दोष है। इस प्रणाली में देश में भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा भंडार रखने की आवश्यकता होती है। हमें चाहिए कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा भंडार हो, क्योंकि उसी के आधार पर हम अपनी देश की मुद्रा का निर्धारण सही तरीके से कर सकते हैं। अगर हमने अपने देश में स्थिर विनिमय दर लगा रखा है और अंतर्राष्ट्रीय वस्तु मूल्य में उतार चढ़ाव हो रहा है, इससे हमारे देश का जो है व्यापार संतुलन जो है नेगेटिव हो सकता है, हमारे देश के मुद्रा भंडारों पर असर डाल सकता है। और नेक्स्ट है, ये विश्व के विभिन्न हिस्सों में पूंजी के आवागमन के प्रतिबंधित कर देता है। मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय वृद्धि में प्रक्रिया में समस्या आती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें अगर वहाँ पर फ्लक्चुएट वाला चल रहा है और हमने अपने यहाँ पर स्थिर विनिमय दर बना रखा है, तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समस्या आ जाती है। अब लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 4 नंबर का है। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिया है मैंने। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता जरूर है एमपी बोर्ड में, ध्यान में रखना, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा है, खासकर मांग और पूर्ति की लोच और टेबल फिल करना। एक वस्तु की मांग पर विचार करें, ₹5 की कीमत पर वस्तु की इकाइयाँ 5 हो जाती। तो एक तरफ लिखते हैं सॉल्व करने के वस्तु की कीमत, एक तरफ लिखिए वस्तु की मांग की मात्रा। जब वस्तु की कीमत हो रही है 5 तो मांग की मात्रा हो रही है 15, वस्तु की कीमत बढ़ के हो रही है 7, मांग की मात्रा हो रही है घट के 12, यानी कि वस्तु की कीमत में ₹2 की वृद्धि हो रही है और मांग की मात्रा में 3 यूनिट की कमी हो रही है। तो 2 जो है डेल्टा पी हो गया और -3 जो है डेल्टा क्यू हो गया। हमसे पूछा गया है कीमत लोच की गणना कीजिए। फार्मूला होता है ED = डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन डेल्टा पी। तो डेल्टा क्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, ये कितना दे रखा है -3, और क्यू है जो प्रारंभ का है 15, पी है 5 और डेल्टा पी हमने निकाल रखा है 2। कैलकुलेट कर रहे हैं, 5 × 5 5 × 15, 3 से 3 कट गया, -1 यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो गया 0.5। यानी कि मांग की लोच कितना है 5 -5, इसको बोलते हैं मांग की लोच इकाई से क्या है कम है, यानी कि इसको बोलते हैं सापेक्षता बेलोचदार मांग। या फिर मांग की जगह मांग के नियम के बारे में बता सकते हैं। मांग के नियम की सचित्र व्याख्या कीजिए। मांग का नियम क्या है? मांग का नियम का मतलब होता है, ये खरीद का नियम भी कहते हैं इसको, जो वस्तुओं की मांग और उसकी मूल्य के बीच में संबंध को बताता है। मांग का नियम ये बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से वस्तु की मांग कम हो जाती है, जबकि वस्तु की कीमत के कम होने पर उनकी मांग बढ़ जाती है। इसका मतलब साफ है, वस्तु की मांग और वस्तु की कीमत में हमेशा ऋणात्मक संबंध पाया जाता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। इस प्रकार से डायग्राम अगर बनाना जरूरी है। यहाँ पर वस्तु की कीमत में कमी हो रही है तो देखिए वस्तु की मांग की मात्रा में वृद्धि हो रही है। तो ऐसे में मांग वक्र ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है इस तरह से, यानी कि वस्तु की कीमत जब इतनी है तो मांग की मात्रा हो रही है यहाँ पर, वस्तु की कीमत कम हो रही है
तो ऐसे में मांग की मात्रा में वृद्धि हो रही है। तो इसी को हम मांग के नियम के नाम से जानते हैं। लेकिन ध्यान में ये रखना, मांग के नियम की कुछ अपवाद भी है, यानी कि मान्यताएं भी है। सबसे पहले उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की रुचि, आदत, प्रचलन, फैशन, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। संबंधित वस्तु की कीमतें स्थिर होनी चाहिए, मतलब उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वस्तु की कोई नई स्थानापन्न वस्तु बाजार में नहीं होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, भविष्य में वस्तु की कीमतों में परिवर्तन की संभावना नहीं होनी चाहिए। जब ये सभी कारक अपनी जगह पर स्थिर रहेंगे तभी मांग का नियम लागू होगा। ठीक है ना। तो ये रही एमपी बोर्ड की एकदम परफेक्ट जो है पैटर्न पे आधारित एक सैम्पल पेपर। आपको क्लास कैसा लगा लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना मत भूलिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई भी पर्सनल आपको मुझसे कांटेक्ट करना है, व्हाट्सअप नंबर भी मैंने दे रखा है 7830010683। और या फिर सोशल मीडिया के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में ढाले सर और फेसबुक में नकुल ढाले के नाम से आईडी है, आप इसको फॉलो भी कर सकते हैं और मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।